जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक रहेगा लीफ के बारे में बताएंगे। लीफ पत्ता के बारे में, इसके पार्ट के बारे में, हिस्सा। तो हमारा जो पत्ती का जो सामने फिगर दिखाई दे रहा है, इसके हम बारी बारी से सबके डिस्कस करेंगे। आज हम बनाइए दिए हैं, चार्ट के बिना समय ज़्यादा लगाए आपको बेहतर तरीके से बताते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एफटेम से। तो इस पर खूब बढ़िया से अपने तरीके से नोट्स बनाइएगा। हम क्या कहते इस पर अपने सुविधा के लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले आज जो एक पत्ती है, ये जो है एक ताना है, ताना। तो ये क्या हो गया, स्टेम जो है ताना हो गया। अब ये हो गया पेटियोल। यहाँ पर जो पत्ती से लेकर जो ताना के बीच में जोड़ा है, वो इसी को हम पेटियोल कहते हैं। यानी पेटियोल जो है यहाँ पर पेटियोल का अर्थ होता है, हिंदी होता है पर्णवृंत। पर्णवृंत पर्णवृंत। तो यहाँ पर डैश देकर लिखेंगे कि पत्ती का वह भाग जो ताना तक जोड़ने, पत्ती का वह भाग जो इन्हें ताना तक जोड़ते हैं, उन्हें पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती का वह भाग जो इन्हें ताना तक जोड़ते हैं, उन्हें पर्णवृंत कहते हैं। उसके बाद नीचे आइए तो मिड रिब है। मिड रिब यानी मध्य सिरा। जो पत्ती का जो बीच वाला है, लाइनिंग आता दिखाई देता है, उसे मध्य सिरा कहते हैं। यहाँ पर इसको फिर यहाँ पर डैश देकर लिख लीजिएगा, मध्य सिरा का लगे। पत्ती का उभरा वह भाग जो पत्ता को दो भागों में बांटता है, मध्य सिरा कहलाता है। पत्ती का उभरा वह भाग जो पत्ती को दो भागों में बांटता है, मध्य सिरा कहलाता है। इसके बाद हम आगे आए तो भेन। तो जो भेन की जो लाइनिंग दिखाई देता है ना, ये सब लाइनिंग, यही भेन कहलाता है। भेन जो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि मध्य सिरा से पतली सिरा या भेन उत्पन्न होती है। यहाँ पर डैश देखा कि मध्य सिरा से पतली सिराएं या भेन उत्पन्न होती है। अगर इसको समझे तो लीफ मार्जिन, जो किनारा जो होता है, उसको लीफ मार्जिन कहते हैं। यानी हिंदी में इसको पत्ती का किनारा कहते हैं। पत्ती का किनारा, लीफ मार्जिन यानी पत्ती का किनारा। अब उसके बाद यहाँ पर एक क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर देखिए टिप, जो त्रिकोण बनता है, जब पत्ती के जो अंतिम सिरा होता है, उसको हम टिप कहते हैं। टिप या एपेक्स माने इसका अर्थ है कि पत्ती का अंतिम सिरा। यहाँ पर पानी की बूंदें आकर रुकती है। और इसका किनारा, जो पत्ती का अंतिम सिरा, कई प्रकार का होता है। जैसे गोलाकार होता है इत्यादि, नुकीला होता है। यहाँ पर उसके बाद इसको अगर समझ ले, उसके बाद लीफ ब्लेड यानी पत्ती का सपाट भाग, या पत्ती का सपाट भाग। इसमें जो बोलेंगे लिखते चलिएगा लोग, ठीक। लीफ ब्लेड यानी अर्थात पत्ती का सपाट भाग जो डंठल से जुड़ा हुआ होता है। पत्ती का सपाट भाग जो डंठल से जुड़ा हुआ होता है, और यह पत्ती का वह भाग होता है, या पौधा का वह भाग होता है जहाँ से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। यह पौधा का वह भाग होता है जहाँ से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है, और सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पर एक नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे कि पत्ती प्रकाश संश्लेषण की इसके हम आगे लिखेंगे कि पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती है तथा इनमें हरित लौह पाया जाता है। इसके नीचे लिखेंगे, इतना
जो हम बताए हैं सब पत्ती का सबको मैं डिस्कस लिख देंगे लाइन बाय लाइन। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं और उनमें हरित लौह पाया जाता है और उनमें हरित लौह पाया जाता है और यह सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद ये लिखने के बाद अब एक नोट डालेंगे, नोट यहाँ पर नोट डालेंगे नोट डालेंगे कि पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण का आधार, पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण का आधार हरित लौह होता है, हरित लौह होता है। पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण का आधार हरित लौह होता है और इसी के आधार पर इसके दो भाग होते हैं और इसी के आधार पर इसके दो भाग पाए जाते हैं। एक में लिखेंगे ग्रेना और दूसरा हो जाएगा एस्ट्रोमा। एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हो जाएगा ग्रेना और दूसरा हो जाएगा एस्ट्रोमा। तो ग्रेना जो होता है ये दिन के प्रकाश में या लाइट उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, तो इसके इसीलिए इसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसे थोड़ा परिभाषा में बना कर लिख लेंगे कि यह दिन के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करती है। ग्रेना दिन के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करती है। इसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है, इसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। अब आ गया एस्ट्रोमा। तो एस्ट्रोमा जो है यह रात्रि में, एस्ट्रोमा का बात करें तो रात्रि में भोजन निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न क्षमता करती है। यहाँ पर डस्ट देकर लिख लेंगे, यहीं पर यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन। आज जो एस्ट्रोमा है, एस्ट्रोमा यह रात्रि में भोजन निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न करती है। यहाँ पर लिख लेंगे डस्ट देकर, एस्ट्रोमा रात्रि में भोजन निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न करती है, भोजन निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न करती है और इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है, और इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ग्रेना एस्ट्रोमा दे देगा, किसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, किसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखेंगे एस्ट्रोमा को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं क्योंकि रात्रि में इसे भोजन निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न करती है, उत्पन्न क्षमता होती है। ग्रेना को दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पन्न क्षमता होती है। इसके आगे हम एक और नोट डालेंगे, इसके आगे हम एक और नोट डालेंगे, यहाँ नोट डाल देंगे। नोट क्या है, एक नोट ना डाल के डायरेक्ट एस्टोमाटा लिखिए। एस्टोमाटा एक और नीचे लिखेंगे एस्टोमाटा, और यहाँ पर इस प्रकार धके लिख देंगे। इस पर बनाएंगे, बीच में बनाएंगे चाहे साइड में, और इस प्रकार तीर देकर लिखेंगे कि एस्टोमाटा है क्या। तो एस्टोमाटा का इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एस्टोमाटा है क्या। तो पौधों में बहुत सूक्ष्म छिद्र जो पाए जाते हैं उसी को हम एस्टोमाटा कहते हैं, और इसी के द्वारा अगर बात करें तो यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन क्रिया इसी के द्वारा होता है। जब पेड़ या जब क्या कहते हैं, जब पेड़ पौधा जब CO2 लेता है, जब प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया एस्टोमाटा करता है ना, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो एस्टोमाटा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब CO2 पौधा लेता है तो एस्टोमाटा खुलता है, और जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो एस्टोमाटा बंद हो जाता है। जब पेड़ पौधों के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब शुरू होती है तो और जब CO2 छोड़ता है तो एस्टोमाटा, CO2 जब लेता है तो एस्टोमाटा खुल जाता है, और जब CO2 यानी जब ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है
तो स्टोमाटा बंद हो जाता है, इसी को लिखना है। तो लिखिए, यानी पत्तियों में बहुत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों में बहुत छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों में बहुत छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी का पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि इसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया होती है। इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन की क्रिया होती है। तीसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसमें डैश देकर, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यह खुलता है और बंद होता है। अभी बताया है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यह जब होती है तो जब पेड़ पौधा CO2 लेता है तो अपना स्टोमाटा जो है मुंह खोल देता है, और जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो अपना मुंह बंद कर लेता है। यही लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो यह खुलता है और बंद होता है, और खुलता है और बंद होता है। और तथा इसी के आधार पर पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, तथा इसी के आधार पर पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और इसी के आधार पर CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। चलिए, अब हमारा क्लियर हो गया, क्या पत्ती का भाग क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा हरित लौ के दो भाग हो गया ना, स्टोमा जाने के लाइट रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन इसे स्टोमा कहते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे गेना और स्टोमा के आधार पर पौधे के प्रकार। तो देखेंगे तो गेना और स्टोमा के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला C3, C4 और CAM। CM का मतलब क्रेफुनोलिफियम या फिर मेटाबोलिज्म। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्रेफुनोलिफियम या फिर मेटाबोलिज्म। अगर C3 की बात करें तो C3 यह भारत के अधिकांश जो फसल होते हैं, फसल खेती, वो C3 पौधे ही खेती फसल होते हैं, जैसे धान, गेहूँ। जो प्रकाश, अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण उतना कुशल नहीं उत्पन्न करते हैं, या जो पर्यावरण के उतना अनुकूल नहीं होते हैं। जैसे धान गेहूँ जो खेत है, या ऑक्सीजन उतना छोड़ते नहीं है, जिसके कारण गर्मी उत्पन्न करते हैं। इसके आसपास मीथेन गैस भी निकालता है, इसके आसपास आप सो नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। लेकिन ये हमारे क्या कहता है जो, लेकिन इसके लिए जो पर्यावरण का अनुकूल नहीं है धान गेहूँ, इसके लिए जरूरी थोड़ी हम उसका खेती ना करेंगे, वो हमारा पेट पालता है, इसलिए खेती करना अनिवार्य है। गांव में कहावत कहा गया है कि क्या कहते हैं, रही घी तो खाए घी। लाख मीथेन गैस निकालता है, फिर भी उसे हमारा पेट पालता है, तो उसको खेती हम लोग करते हैं। दूसरा है C4, तो ये पर्यावरण के अनुकूल होता है और ज़्यादा गर्मी उत्पन्न नहीं करता है। C4 जो जैसे मक्का हो गया, ज़्यादा गर्मी उत्पन्न नहीं करता है और ये प्रकाश संश्लेषण बढ़िया उत्पन्न करता है। और CAM जो है, यह दिन और रात दोनों में भोजन बनाता है, और यह दोनों से बेहतर प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करता है। तो लिखेंगे C3 के यहाँ पर C3 पर यहाँ पर डैश देकर लिखेंगे, यहाँ पर चाहे यहाँ पर लिखेंगे, यह समशीतोष्ण या ठंडे क्षेत्र में उगाए जाने वाले पौधे हैं। यहाँ पर C3 में लिखेंगे C3 पौधा, यहाँ पर लिख देंगे C3 पौधा। यह समशीतोष्ण या ठंडे क्षेत्र में उगाए जाने वाले पौधे हैं। दूसरा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर दूसरा डैश देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में, या ठंडे और समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाए जाने वाले पौधे हैं, उसके ब्रैकेट में लिख देंगे 15 से 25 डिग्री सेल्सियस वाले क्षेत्र में।
दूसरा हम लिखेंगे कि पृथ्वी पर अधिकांश फसलों का उत्पादन, दूसरा पॉइंट में पृथ्वी पर अधिकांश फसलों का उत्पादन इसी के अंतर्गत होता है। पृथ्वी पर अधिकांश फसलों का उत्पादन इसी के अंतर्गत होता है। और तीसरा लिखेंगे कि यह पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में कम कुशल होते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में कम कुशल होते हैं और यह अधिक तापमान उत्पन्न करते हैं और यह अधिक तापमान में वृद्धि करते हैं अब इसके नीचे नोट डाल के लिख लेंगे। नोट, ये तीन पॉइंट हो गया और इसके अब नीचे लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे केल्विन Phi3 जो है Phi3 इसे केल्विन द्वारा खोजा गया था, इसीलिए हम इसे केल्विन चक्र पौधा भी कहते हैं। यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे कि केल्विन ने Phi3 पौधा के बारे में बताया। केल्विन ने Phi3 पौधा के बारे में बताया, इसलिए इन्हें केल्विन चक्र पौधा भी कहा जाता है। इसलिए इसे केल्विन चक्र पौधा कहा जाता है। दूसरा नोट डाल के लेंगे, इसी नीचे यहाँ पर दे देंगे दूसरा नोट कि इनमें तीन कार्बन वाले फास्फोगिल्फेरिक अम्ल पाया जाता है। इनमें 3 कार्बन वाले गिल्फेरिक अम्ल पाए जाते हैं। इनमें 3 कार्बन वाले फास्फोगिल्फेरिक अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसे Phi3 पौधा के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे कार्बन 3 पौधा इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इस पौधा में 3 कार्बन वाले फास्फोगिल्फेरिक अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम कार्बन 3 पौधा पड़ा है। उदाहरण के लिए आप नीचे लिख लेंगे, अब इसके नीचे उदाहरण लिख लेंगे, जैसे धान, गेहूँ, कपास, सूरजमुखी, तंबाकू, सोयाबीन। इसके Phi3 के नीचे उदाहरण लिखेंगे, धान, गेहूँ, सूरजमुखी, तंबाकू इत्यादि। इसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम लिख लेंगे कार्बन 4 पर आएंगे हम। तो कार्बन 4 पर हम आएंगे तो यहाँ पर इसके नीचे हम इस पर डैश देकर लिखेंगे कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाले पौधे हैं। कार्बन 4 मैंने कार्बन 4 कह रहे हैं, Phi4 पौधे, कार्बन कह रहा है Phi4 पौधे, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाले पौधे हैं। उसके ब्रैकेट में लिख लेंगे तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरी का पहला पॉइंट लिख लेंगे, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाले पौधे हैं, तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में, प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने में अधिक कुशल होते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने में अधिक कुशल होते हैं और यह तापमान में उतना वृद्धि नहीं करते हैं और यह ज़्यादा गर्मी उत्पन्न नहीं करते हैं अब यहाँ पर फिर एक नोट डाल के लिखें, नोट इसे Phi4 2 पॉइंट हो गया। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे हैं, तापमान 30 से 40 डिग्री। और दूसरा, ये प्रकाश संश्लेषण अधिक कुशल उत्पन्न करते हैं और यह अधिक गर्मी में उत्पन्न नहीं करते हैं। और इसके आगे हम नोट डाल के वो लिख लेंगे
हैच और एफ्लेक ने कार्बन 4 का जो कार्बन 4 का है C4 के बारे में बताया था। वो व्यक्ति था हैच और एफ्लेक। हैच चाहे हैच है ह पर दोले अच्छा हैच और एफ्लेक। हैच और एफ्लेक ने कार्बन 4 का है C4 पौधे के बारे में बताया था। हैच नोट डाल कार्बन 4 के 2 पॉइंट के नीचे नोट डालेंगे, ठीक। कार्बन की हैच और एफ्लेक ने C4 पौधे के बारे में बताया था। इसमें कार्बन 4 वाले ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हैच और एफ्लेक ने C4 पौधे के बारे में बताया था और इसमें कार्बन 4 वाले ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे नोट में, यहीं पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसमें कार्बन 4 वाले ऑक्सैलिक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कार्बन 4 वाले ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कार्बन 4 के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। हैच और एफ्लेक ने C4 पौधा के बारे में बताया था और यह कार्बन और जो है इसमें कार्बन 4 वाले ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कार्बन 4 वाले ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये हो गया, 4 पॉइंट हो गया खूब बढ़िया से। अब उदाहरण, इसी के नीचे अब उदाहरण लिखेंगे। जैसे उदाहरण है ज्वार, मक्का, गन्ना इत्यादि। कार्बन 4 का उदाहरण लिख लेंगे। ज्वार, मक्का, गन्ना। उसके बाद अगर लिखना चाहें तो इसके बाद बाजरा लिख सकते हैं। बाजरा सब कार्बन 4 का उदाहरण है। कार्बन 4 का ज्वार, मक्का, गन्ना, बाजरा है जो कार्बन 4 का उदाहरण है। और C3 में पौधे जो C3 का उदाहरण बताए थे, सूरजमुखी, धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन, ये सब C3 का उदाहरण है। अब आएंगे CAM यानी क्रेसुनोलिफियम एसिड मेटाबॉलिज्म। अब तीसरा पॉइंट डालेंगे, तीसरा पौधा। इसको कोफ्ट में लिख लेंगे, समझ में आएगा, नहीं तो CM पौधा आपको जानकारी समझ में नहीं आएगा। इसको अब लिखेंगे यहाँ पर डैश देकर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पर डैश देकर लिखेंगे कि यह पौधा प्रकाश संश्लेषण में अधिक कुशल माने जाते हैं। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने में अधिक कुशल माने जाते हैं। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने में अधिक कुशल माने जाते हैं और यह दिन के साथ साथ रात्रि में भी भोजन बना सकते हैं। और यह दिन के साथ साथ रात में भी भोजन बना सकते हैं। अब इसके नीचे अब उदाहरण लिख देंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो अनानास लिख देंगे इसमें। CAM में यानी क्रेसुनोलिफियम एसिड मेटाबॉलिज्म में उदाहरण लिख लेंगे कैक्टस। उसके बाद क्या कहते हैं, अनानास इत्यादि। कैक्टस, अनानास इत्यादि। बफर नीचे है तब लिखना नहीं बनता है। कैक्टस, अनानास इत्यादि। एक बार फिर से बता दे रहे हैं,
ज़्यादा लॉन्ग तो वीडियो ना होगा, रुको 25 मिनट। चलिए अब तो हमारा इतना ही। अब लीफ चैप्टर हो गया, लीफ के बारे में पूरा बता दिए। उसके बाद हरित लॉ के बारे में बता दिए। हरित लॉ दो भाग, गिरना स्ट्रोमा, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन, गिरना को लाइट रिएक्शन कहते हैं। और गिरना स्ट्रोमा के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा जाता है, Phi3 पौधा, Phi4 पौधा और Phi-AM। इस तीनों को खूब विस्तार से बता दिए। यह उष्ण ठंडे क्षेत्र वाले पौधा है और इस जलवायु उतना प्रकाश संश्लेषण अधिक कुफल उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके बाद इसमें धान गेहूँ, इसमें उदाहरण बताएं। इसमें उष्ण कटिबंधीय पौधा है, यह प्रकाश संश्लेषण में के लिए अधिक कुशल होते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण है ज्वार, मक्का, गन्ना, बाजरा, गजरा, ये सब Phi4 का उदाहरण है। और इसे हैच और एफ्लेक ने Phi4 पौधे के बारे में बताया था। और यह कार्बन 4 वाले ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल वाले पाए जाते हैं। इसमें कार्बन 4 वाले ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। उसमें Phi-AM का बता दिया गया है, क्रेफोनोलिफियम एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका Phi-AM का मतलब होता है। और ये जो है अधिक, इन दोनों की तुलना में अधिक प्रकाश संश्लेषण, अधिक कुशल उत्पन्न करता है। और ये दिन के साथ साथ रात में भी भोजन बना सकता है। और जैसे उदाहरण के लिए कैक्टस, अनानास इत्यादि। और इस प्रकार हमारा जितना लिखे थे उतना समाप्त हुआ। और 3 वीडियो के बाद सबसे कम समय में समाप्त कर दिए। और इतना ही जब लिख कर बता रहे थे तो लगभग 40 मिनट लगता था। चलिए इसी के साथ समाप्त होता है। और सभी को याद रखिएगा, ये सभी के लिए है। बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पुलिस जो भी है, ये सभी में काम आएगा। नीट में भी क्या है, नीट के लिए भी बहुत बढ़िया है। नीट में पूछ सकता है, मतलब गिरना लाइट में एक लाइनर क्वेश्चन होता है नीट में, ये सब पूछ सकता है। डार्क रिएक्शन किसको आता है, स्टोमा, गिरना लाइट रिएक्शन। और अगले क्लास भी अगले क्लास भी देख लीजिएगा जो आपके लिए फायदा हो। चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।